नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो से बड़ी, कह रहा है दो से बड़ी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो द्वारा विभाज्य होगा या नहीं। हाँ दोस्तों, जो अभी तक हमने पढ़ा है सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जितने हमने पढ़े हैं उन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि दो से बड़ी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो द्वारा विभाज्य होगा या नहीं। हाँ, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं। मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या ए है, दूसरी अभाज्य संख्या बी है। हाँ, कह रहा है कि दोनों, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या है, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं एक ए है एक बी है। कह रहा है ये दोनों जो अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है ये जो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ए और बी, ये दोनों दो से बड़े हैं। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो से बड़े जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो से बड़ी जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, दो से बड़ी जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? ओड होती हैं, ओड होती हैं। हाँ मतलब ये जो ए विषम संख्या है ये भी ओड है, और मतलब ये जो बी दूसरी संख्या बी है ये भी ओड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम ओड में से ओड घटाते हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है जब हम ओड में से ओड घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए जब हम ओड में से ओड घटाते हैं, जब हम ओड में से ओड घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन मिलता है। क्या मिलता है? इवन मिलता है। जब हम ओड में से ओड घटाते हैं तो एक इवन नंबर मिलता है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इवन नंबर जो होता है दो से डिवाइड होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इवन नंबर क्या होता है? दो से डिवाइड होता है। हाँ दोस्तों, अगर दो से जो ये दोनों जो दो से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इनका अंतर अंतर एक इवन है तो इवन जो होगा दो से डिवाइड होगा। हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि दो से बड़ी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो द्वारा विभाज्य होगा कि नहीं कहोगे? देखिए दो से जो दो बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अंतर एक इवन होता है, और इवन होने के कारण वो जो अंतर होगा दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं का वो दो से डिवाइड होगा। इस प्रकार देखा जाए तो दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं का जो अंतर होता है वो दो से विभाज्य होता है। हाँ, इसमें इसमें से देखा जाए तो पहला हमारा ऑप्शन सही होगा। हाँ, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ, दो से डिवाइड होगा, ये दो से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देगा? कहोगे जीरो देगा। हाँ, रिमाइंडर क्या देगा? जीरो देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। तो ये दोस्तों लिखने वाली चीज नहीं थी, ये तो दिमाग में ही बता सकते हो कि डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। हाँ। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्या है, कह रहा है तीन अभाज्य संख्याओं का योग जो है 100 है। कह रहा है तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। कह रहा है तीन अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। कह रहा है कि इनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 36 अधिक है, 36 अधिक है। कह रहा है तब इनमें से एक संख्या है, तब इनमें से एक संख्या है। कह रहा है दोस्तों तीन अभाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए तीन अभाज्य संख्या है। मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या ए है, दूसरी अभाज्य संख्या बी है, दूसरी अभाज्य संख्या बी है, तीसरी अभाज्य संख्या हमारी सी है। कह रहा है तीन अभाज्य संख्या है और तीनों अभाज्य संख्याओं का जोड़ जो है 100 है। मतलब एक इवन नंबर है। एक इवन नंबर है। कह रहा है दोस्तों तीन अभाज्य संख्या है और तीनों अभाज्य संख्याओं का जोड़ जो है 100 है। मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का जोड़ जो है एक इवन नंबर है। आगे कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो तो इनमें से एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों तीन अभाज्य संख्याएं हैं, पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, और इन तीनों का जोड़ जो है एक इवन नंबर है। अगर दोस्तों अभाज्य संख्या, अगर दोस्तों जो हमारी इवन अभाज्य संख्या होती है, अगर दोस्तों जो हमारी इवन अभाज्य संख्या होती है उसे इग्नोर कर दो तो ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं होंगी वो ओड होंगी। अगर दोस्तों जो हमारी इवन अभाज्य संख्या होती है अगर मैं उसे इग्नोर कर दूं तो ये तीनों जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो ओड होंगी। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि तीन ओड अभाज्य, आपको अच्छी तरीके से पता है कि तीन ओड संख्याओं का जो जोड़ होता है वो ओड नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है इवन नंबर हो गया। तो इससे यही पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि इनमें से जरूर एक अभाज्य संख्या हमारी इवन होगी, मतलब दो होगी। दोस्तों अगर मैं दो को इग्नोर कर दूं तो ये तीनों जो अभाज्य संख्याएं हैं एक ओड संख्या होंगी। और आप अच्छे तरीके जानते हैं कि तीन ओड संख्याओं का जो जोड़ होता है ओड नंबर होता है।
लेकिन यहाँ पर आ रहा है इवन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इनमें से जरूर एक संख्या, इनमें से जरूर एक अभाज्य संख्या इवन रहा होगा, मतलब 2 रहा होगा। हाँ भैया, मान लीजिए दोस्तों पहली जो हमारी संख्या, पहली जो हमारी अभाज्य संख्या है वो हमारी एक इवन है, मतलब 2 है। मान लीजिए पहली जो हमारी संख्या है, पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, जो कि इवन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया तीनों में से एक अभाज्य संख्या हमारी 2 रही होगी, मतलब इवन नंबर रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज और हिंट आपको दिया है। क्या हिंट दिया है कि एक संख्या जो है, कह रहा है उनमें से एक संख्या, कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरे से 36 अधिक है। मान लीजिए दोस्तों तीसरी जो हमारी अभाज्य संख्या है वो x है। अगर तीसरी अभाज्य संख्या हमारी x है तो दूसरी जो होगी तीसरी से 36 अधिक होगी, मतलब x प्लस 36 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 थी, दूसरी x प्लस 36 है, तीसरी हमारी x है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि तीनों अभाज्य संख्याओं का जोड़ क्या है, तीनों अभाज्य संख्याओं का जोड़ जो है 100 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। हाँ, और 36 में 2 जोड़ेंगे 38 आएगा, और 38 को इधर ले जाएंगे, 100 में से घटाएंगे 38 तो क्या होगा, देखिए 10 में से 8 घटाऊंगा तो 10 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए 10 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 62 आएगा, तो 6 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 100 में से हम 38 अगर घटाते हैं, 100 में से अगर 38 घटाते हैं तो 62 आएगा। हाँ, अब 2 से मैं भाग देता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 2 से भाग अगर दोगे तो आपको 31 मिलेगा। हाँ, और ये x को हमने माना क्या था, तो x को हमने तीसरी अभाज्य संख्या मानी थी। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो x की वैल्यू अगर 31 आ रही है तो हम कह सकते हैं तीसरी अभाज्य संख्या जो होगी हमारी 31 होगी। तीसरी अभाज्य संख्या हमारी 31 होगी। हाँ दोस्तों हमें पहली अभाज्य संख्या पता थी, तीसरी अभाज्य संख्या हमने पता कर लिया कि भैया तीसरी अभाज्य संख्या 31 होगी, तीसरी अभाज्य संख्या 31 होगी। इसी प्रकार हम दूसरी भी अभाज्य संख्या यहाँ पर पता कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक संख्या 6n-1 के रूप में कह रहा है, एक संख्या 6n-1 के रूप में है, जहां पर n एक धन पूर्णांक है। कह रहा है जहां पर n एक धन पूर्णांक है, कह रहा है तब क्या यह एक अभाज्य संख्या होगी। कह रहा है कि तब क्या यह एक अभाज्य संख्या होगी, मतलब 6n-1 अभाज्य संख्या होगी। हाँ कि हाँ, यही कह रहा है। हाँ कह रहा है एक संख्या है दोस्तों, कह रहा है एक संख्या है दोस्तों जो 6n-1 के रूप का है। कह रहा है एक संख्या है जो 6n-1 के रूप का है। हाँ? कह रहा है जहां पर n एक धन पूर्णांक है। कह रहा है जहां पर n एक धन पूर्णांक है, अगर n एक धन पूर्णांक है तो मैं n की जगह कोई भी धन पूर्णांक रख सकता हूँ। हाँ धनात्मक संख्या रख सकता हूँ, तो यहाँ कोई भी धनात्मक संख्या रख सकता हूँ n की जगह। हाँ कह रहा है कि तब बताइए क्या ये एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि तब बताइए क्या ये एक अभाज्य संख्या है। तो आइए हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, मैंने n की वैल्यू 1 रख ली। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पर मुझे 5 प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, 1 रखने पर तो 5 प्राप्त हो रहा है। 2 अगर मैं रखता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 11 आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या होगा, देखिए 6 3 18, ये 17 आएगा। हाँ 17 आएगा। ठीक है 17 आया, मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं 6 रखता हूँ, तो क्या होगा, देखिए 35 आएगा। हाँ 35 आएगा, क्या आएगा 35 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहली स्थिति में हमें एक अभाज्य संख्या मिली, दूसरी स्थिति में हमें अभाज्य संख्या मिल रही है, तीसरी स्थिति में भी हमें ये दोस्तों पहली स्थिति में ये क्या है, अभाज्य संख्या है। दूसरी स्थिति में भी ये क्या आ रही है, ये हमें अभाज्य संख्या है। तीसरी स्थिति में भी ये क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू 17 आ रही है। लेकिन चौथी स्थिति में ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या भी है। हाँ अभाज्य संख्या भी हो सकती है और दूसरी संख्या भी हो सकती है। हाँ कह रहा है कि तब क्या ये अभाज्य, हमसे कह रहा था कि ये जो 6n-1 है क्या ये एक अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि 3 स्थितियों में क्या मिला, अभाज्य संख्या मिला, लेकिन चौथी स्थिति में हमें अभाज्य संख्या ये नहीं है। चौथी स्थिति में ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 6n-1 जो है एक अभाज्य संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ अब दोस्तों मैं एक चीज और मैं बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी अभाज्य संख्या दो होती है दोस्तों, एक मिनट में दोस्तों, कोई भी अभाज्य संख्या PRIME प्राइम नंबर,
दोस्तों कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, दोस्तों कोई भी जो अभाज्य संख्या हमारी होती है, कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, कोई भी हमारी जो अभाज्य संख्या होती है 6n-1, 6n-1 और 6n+1 के रूप में, दोस्तों कोई भी जो हमारी 2 और 3 को छोड़कर, दोस्तों 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या हमारी होती है या तो 6n-1 के रूप की होंगी या 6n+1 के रूप की होंगी। दोस्तों जितने भी अभाज्य संख्या होती है, दोस्तों 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं या तो 6n-1 के रूप की होंगी या 6n+1 के रूप की होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि संख्या हमारी 6n-1 के रूप की या 6n+1 के रूप की नहीं हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी संख्याएं होंगी वो 6n-1 के रूप की या 6n+1 के रूप की नहीं होगी। हो भी सकती है हमारी संख्याएं, अदर संख्याएं भी हमारी 6n-1 और 6n+1 के रूप की हो सकती है। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि मैं यही चीज बता रहा हूँ, ये जो हमारा 6n-1 है, कोई भी अभाज्य संख्या है वो हमेशा 6n-1 के रूप का होगा या 6n+1 के रूप का होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी अदर संख्याएं होंगी वो 6n-1 या 6n+1 के रूप की नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जैसे 7 उठा लीजिए, तो 7 जो है वो वास्तव में 6n+1 के रूप का है। 11 उठा लीजिए, क्या 11 उठा लीजिए, 11 जो हमारा है 6n-1 के रूप का है। आप देख रहे हैं 6 दूनी 12 होता है, एक घटा देंगे 11 आ जाएगा। आप साथ देख रहे हैं कि 6 के 6 एक 7 होता है। तो 6n+1 और 6n-1 के रूप का है अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार 13 उठा लीजिए, 13 भी अभाज्य संख्या है। आप देख रहे हैं 13 जो है 6n+1 के रूप का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितनी भी अभाज्य संख्या होती है या तो 6n-1 के रूप की होंगी या 6n+1 के रूप की होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी अदर संख्याएं होंगी वो 6n-1 या 6n+1 के रूप की नहीं हो सकती। ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQRST एक अभाज्य संख्या, कह रहा है PQRST जो है ये जो 5 संख्याएं हैं ये पांचों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, कह रहा है P सबसे छोटा है, उसके बाद Q कह रहा है कि P से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, R से बड़ा S है, S से बड़ा T है। कह रहा है कि और इन पांचों संख्याओं का योग जो है, इन पांचों अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो 482 है। कह रहा है ये जो पांचों संख्याएं हैं इनका योग जो है 482 है। कह रहा है कि तब बताइए P की पावर 5 का मान क्या होगा, P की पावर 5 का मान क्या होगा। दोस्तों 5 अभाज्य संख्याएं हैं। पहले अभाज्य संख्या P है, दूसरी हमारी Q है, तीसरी हमारी R है, चौथी हमारी अभाज्य संख्या S है, पांचवी हमारी अभाज्य संख्या T है। कह रहा है ये जो पांचों अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है ये जो पांचों अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है दोस्तों ये जो पांचों अभाज्य संख्याएं इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी P है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या P है। कह रहा है ये जो पांचों अभाज्य संख्या है इनका जोड़ जो है 482 है। वह इनका जोड़ जो है 482, मतलब इनका जोड़ जो है एक इवन नंबर है। कह रहा है इनका जोड़ जो कह रहा है ये जो पांचों अभाज्य संख्या है इनका जोड़ जो है 482, मतलब एक इवन नंबर है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर नहीं। दोस्तों अगर मैं जो हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है, मतलब जो हमारी इवन अभाज्य संख्या होती है, दोस्तों जो हमारी 2 अभाज्य संख्या होती है, मतलब हमारी जो इवन अभाज्य संख्या होती है, अगर मैं छोड़ दूं, अगर उसको इग्नोर कर दूं, तो ये जो पांचों अभाज्य संख्याएं होंगी ओड संख्याएं होंगी। हाँ, ये जो पांचों अभाज्य संख्याएं होंगी ओड संख्याएं होंगी। अगर दोस्तों हमारी जो इवन अभाज्य संख्या होती है, मतलब जो हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है, अगर मैं उसे इग्नोर कर दूं तो ये जो पांचों अभाज्य संख्याएं हैं ओड संख्याएं होंगी। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कभी भी एक इवन नंबर नहीं आ सकता है। दोस्तों 5 अभाज्य संख्याओं का दोस्तों 5 ओड संख्याओं का जोड़ हमेशा एक ओड संख्या आता है। दोस्तों 5 ओड संख्याओं का जोड़ जो आता है एक दोस्तों 5 ओड संख्याओं का जोड़ जो होता है एक ओड संख्या आता है। लेकिन यहाँ पर 5 अगर मैं देखूं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो 5 ओड संख्याओं का जोड़ क्या आता है, ओड संख्या आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इवन आ रहा है। दोस्तों इवन तभी, इसका मतलब दोस्तों यही है, दोस्तों 5 ओड संख्याओं का जोड़ तो ओड आता है, लेकिन यहाँ पर इवन आ रहा है। इसका मतलब यही है कि इनमें से एक अभाज्य संख्या हमारी इवन भी होगी, मतलब इन पांचों अभाज्य संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या हमारी इवन भी होगी, मतलब 2 होगी। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी और इवन अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, P है। लेकिन हमारे अनुसार देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी सबसे छोटी अभाज्य
सम संख्या जो होती है 2 होती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो p है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो p की जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब जो p है वो कुछ और नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हाँ लोग, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये बातें क्लियर हो गई हो गई, हाँ ये बातें क्लियर हो गई। दोस्तों हमें p की वैल्यू मिल गई, हमसे कह रहा है कि बताइए p की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो दोस्तों हम p की पावर 5 की वैल्यू तभी बता सकते थे जब हमें p की वैल्यू पता होती, क्योंकि हाँ p की वैल्यू मिल गई है। अब बताइए p की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए p की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, देखिए मैंने कहा बताइए p की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए p की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो p की जगह 2 रखेंगे। मैंने 2 रखा तो 2 की पावर 5 हुई, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। हाँ, इस प्रकार p की पावर 5 की वैल्यू जो आएगी वो 32 होगी। क्या होगी? 32 होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, होगा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x प्लस 1 x प्लस 3 प्राइम नंबर है। कह रहा है यदि x प्लस 1 x प्लस 3 प्राइम नंबर है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। हाँ x का मान क्या होगा, कह रहा है कि x और x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 ये तीनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है कि x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है कि तब बताइए x का मान क्या होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखिए इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 है और इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस भी 1 है। हाँ लोग, हाँ आप देख रहे हैं कि नहीं, हो गया, हाँ हम देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं इनके बीच का डिफरेंस दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ऐसा ही, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा जोड़ा होता है जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ऐसा ही जोड़ा है, केवल एक ही ऐसा जोड़ा है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, वो है 2 3 2 3 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, होगा देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 है। हाँ हाँ दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये तीन अभाज्य संख्या थी। पहली अभाज्य संख्या हमारी x थी, दूसरी हमारी x प्लस 1 थी, तीसरी हमारी x प्लस 3 थी, तीसरी हमारी x प्लस 3 थी, तीसरी अभाज्य संख्या हमारी x प्लस 3। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 है और यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 है। हाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस 1 और 2 है। हाँ दोस्तों आपको एक बात पता है, दोस्तों ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि भैया अभाज्य संख्या को केवल एक ही ऐसा जोड़ा होता है जिनके बीच का डिफरेंस 1 और 2 होता है। दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या को केवल एक ही ऐसा जोड़ा होता है जिनके बीच का डिफरेंस 1 और 2 होता है। वो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो होता है वो कुछ और नहीं 2 3 5 होता है, 2 3 5 होता है। हाँ 2 3 5 होता है। तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करूं तो x की वैल्यू 2 हो सकती है और x प्लस 1 की वैल्यू 3 होगी और x प्लस 1 की वैल्यू 3 होगी और x प्लस 3 की वैल्यू 5 होगी। हाँ तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करूं इस प्रकार अगर मैं तुलना करूं तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 हो सकती है और x प्लस 1 की वैल्यू 3 हो सकती है और x प्लस 3 की वैल्यू 5 हो सकती है। हाँ तो हमसे क्या पूछा था, तो भैया हमसे कहा था कि बताइए x का मान क्या होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया x की वैल्यू तो 2 है इसलिए x का मान क्या होगा, 2 होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं x प्लस 1 बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं x प्लस 3 बराबर अगर 5 है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 2 x प्लस 4 प्राइम नंबर है तो बताइए x के कितने मान संभव होंगे। हाँ कह रहा है यदि x प्लस 2 x प्लस 4 प्राइम नंबर है तो x के कितने मान संभव होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं, एक x है एक x प्लस 2 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं, एक x है एक x प्लस 2 है एक है x प्लस 4। हाँ एक है x प्लस 4, ये तो करेक्ट हो गया। हाँ कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं, एक x है एक x प्लस 2 है एक x प्लस 4 है। कह रहा है कि ये तीनों जो है प्राइम कह रहा है कि तब बताइए x के कितने मान। कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्या है, एक x है एक x प्लस 2 है एक x प्लस 4 है। कह रहा है कि तो बताइए x के कितने मान संभव है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों जो अभाज्य संख्याएं हैं
इनके बीच का डिफरेंस जो है, इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो 2 है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2-2 है। हाँ, 2-2 है। दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा जोड़ा है जिनके बीच का डिफरेंस 2-2 होता है, वो है अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, कुछ और नहीं, 3, 5 और 7 है। 3, 5 और 7 है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस 2 है, और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा जोड़ा होता है जिनके बीच का डिफरेंस 2-2 होता है, वो होता है 3, 5, 7। ठीक है, इस प्रकार अगर मैं तुलना करूं तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है। हाँ, तो x की वैल्यू 3 हो सकती है। x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, और x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो सकती है, ये 7 हो सकती है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए x के कितने मान संभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया x के एक ही मान संभव है, एक ही तो मान हो सकता है, वो हो सकता है 3। हाँ, आप यहाँ पर कहीं से भी निकालो x की वैल्यू 3 आएगी। इस प्रकार देखा जाए तो x के कितने मान संभव हो सकता है, तो फिर x के देखा जाए तो एक मान संभव हो सकता है, केवल एक ही मान संभव हो सकता है, और वो कौन सा मान होगा, 3 होगा। वो कौन सा मान होगा, 3 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो फिर हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, कहोगे हाँ ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। पर ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। हाँ, कह रहा है पहले 3 का गुणनफल 7429 है तथा अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 12673 है। कह रहा है तब पहली संख्या क्या होगी, हाँ, दोस्तों 4 अभाज्य संख्याएं हैं, मान लीजिए चारों अभाज्य संख्याएं जो है ए बी सी डी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 4 अभाज्य संख्याएं जो कि बढ़ते हुए क्रम में, मान लीजिए चारों अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी। कह रहा है उनमें से पहले 3 का गुणनफल 7429 है। पहले 3 का गुणनफल क्या है, 7329 है। पहले 3 का गुणनफल 7429 है। ए बी और सी का जो गुणनफल है वो क्या है, 7429 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों पहले तीन अभाज्य जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या है, 7429 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। और अंतिम जो 3 संख्याओं का गुणनफल है, अंतिम 3 जो अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल जो है 12773 है। अंतिम 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अगर चारों अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी है तो अंतिम 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, बी सी डी होंगी। हाँ, दोस्तों अंतिम जो 3 अभाज्य संख्याएं हैं बी सी डी, उनका गुणनफल जो है 12673 है। 12673 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 12673। दोस्तों मैंने दोनों को भाग दिया, आपस में दोनों को भाग दिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एबीसी अपन बीसीडी, यहाँ पर प्राप्त होगा 7429 अपन 12673। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर आप इसे सोल्व करना चाह रहे हो तो सोल्व कर लीजिए। बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एडी बचेगा। यहाँ पर भी आप सोल्व करोगे तो ऊपर एक संख्या बचेगी, नीचे भी एक संख्या बचेगी, आप तुलना कर सकते हो। आप तुलना कर सकते हो और आपको पता चल जाएगी भैया ए की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार आप नीचे भी तुलना कर सकते हो, डिवाइड करने पर जो नीचे प्राप्त होगा हमारी वैल्यू प्राप्त होगी, कौन सी प्राप्त होगी, डी प्राप्त होगी। अगर आप नीचे तुलना करते हो तो डी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका दोस्तों है ऑप्शन मेथड। आप लोग हाँ दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहली संख्या की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों तीनों संख्याओं की जो पहली तीनों संख्याएं थी, पहली जो तीनों अभाज्य संख्याएं थी उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आया था। मतलब इसमें पहली संख्या भी हमारी मौजूद है, कहोगे हाँ पहली संख्या भी मौजूद है। अगर दोस्तों 77429 के अंदर पहली संख्या भी मौजूद है तो पहली संख्या इससे डिवाइड करेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मान लीजिए पहली संख्या हमारी 17 है, अगर पहली संख्या हमारी 17 है तो 17 इसके अंदर मौजूद होगी और 17 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूं तो 17 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकती है, मतलब पहली संख्या हमारी 17 नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी जो है 13 है, अगर पहली संख्या 13 है तो 13 इसके अंदर मौजूद होगा। अगर 13 इसके अंदर मौजूद है तो 13 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर 13 भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। मान लीजिए पहली संख्या हमारी 19 है, अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 19 है तो 19 इसके अंदर मौजूद होगा। अगर 19 इसके अंदर मौजूद है तो 19 पूरी तरीके से इसे डिवाइड करेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या 19 इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। होगा देखिए 19 से करना, 19 दुना 38, 19 57, 19 3 57। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 7 बचा, यहाँ पर 1 बचा, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए
तो वे देखिए 19 में होता है 171, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए बचा है एक, अगला उतारेंगे 19, तो 19 से 19, हाँ तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हाँ लोग यहाँ मतलब इसके अंदर मतलब जो हमारी यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 7429 पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। हाँ लोग अगर डिवाइड हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं भैया पहली जो संख्या हमारी होगी, पहली जो अभाज्य संख्या हमारी होगी वो कुछ और नहीं 29 होगी। पहली जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो कुछ और नहीं 29 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दूसरा तरीका हमारा क्या था, ऑप्शन मेथड था। अगर वैसे करना चाह रहे हो तो आप वैसे कर लीजिए, आप इन दोनों को डिवाइड करिए, यहाँ पर 80 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर डिवाइड करिए तो ऊपर एक संख्या मिलेगी, नीचे एक संख्या मिलेगी। उसके बाद तुलना कर सकते हो, आपको पहली संख्या मिल जाएगी और नीचे वाले से आपकी चौथी संख्या मिल जाएगी, चौथी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके हैं आप लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है हमारा ऑप्शन मेथड। सबसे बेस्ट हमारा मेथड है ऑप्शन मेथड। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अच्छा एक बात होती है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अभाज्य संख्याएं किसी से डिवाइड नहीं होती है सिवाय अपने और एक के। हाँ दोस्तों अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो दूसरे की सहायता से डिवाइड नहीं होती हैं, दूसरे की सहायता से डिवाइड नहीं होती है। दोस्तों अभाज्य संख्या एक ऐसी अभाज्य संख्या हो, दोस्तों अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से डिवाइड हो सकती हैं, या तो एक से डिवाइड होंगी, या तो अपने आप से डिवाइड होंगी, और किसी के सहारे से डिवाइड नहीं होती, और किसी की सहायता से डिवाइड नहीं होती। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है हो गया? हाँ हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जड़ प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। कह रहा है जड़ जो है प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। कह रहा है यदि x बराबर z प्लस 1 हो, कह रहा है यदि x बराबर जो है z प्लस 1 हो, तब x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 x प्लस 30 में अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। कह रहा है अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। ये तो कह रहा है कब? हाँ ये कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि x बराबर जो है, कह रहा है x बराबर जो है, कह रहा है x बराबर जो है z प्लस 1, कह रहा है x बराबर जो है z प्लस 1, कह रहा है x बराबर जो है z प्लस 1 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है, डॉट 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 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 3 में, x प्लस 30 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? हाँ x प्लस 30 में से कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? हाँ ये तो कहना चाह रहा है। हाँ ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि x बराबर z प्लस 1 हो, तब बताइए x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 x प्लस 30 में से कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? हाँ दोस्तों x की वैल्यू क्या है? z प्लस 1 है। यहाँ पर अगर मैं z प्लस 1 रखता हूँ, यहाँ पर z प्लस 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा z प्लस 2, z प्लस 2 मिलेगा। हाँ z प्लस 2 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ इस प्रकार x प्लस 1 की वैल्यू क्या निकल कर आई? जो z प्लस 2 निकल कर आई। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू z प्लस 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा z प्लस 3 मिलेगा। z प्लस 3 मिलेगा। इस प्रकार x प्लस 2 की वैल्यू क्या निकल कर आई? z प्लस 3 निकल कर आई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ z प्लस 1, तो यहाँ पर मुझे z प्लस 4 मिलेगा, z प्लस 4 मिलेगा। z प्लस 4 मिलेगा। इस प्रकार x प्लस 3 की वैल्यू क्या आई? z प्लस 4 आई। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ हम आप सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमें आगे भी मिलेगा, इसी प्रकार दोस्तों हमें आगे भी मिलेगा ऐसे ही। ठीक है, अच्छा अंत में अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे z प्लस 31 मिलेगा, z प्लस 31 मिलेगा। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x प्लस 30 की वैल्यू क्या है? 31 है। x प्लस 30 की वैल्यू z प्लस 31 है। ठीक है दोस्तों, z जो है शुरुआती 31 संख्याओं का गुणनफल है। दोस्तों z जो है शुरुआती 31 संख्याओं का गुणनफल है, मतलब उसके अंदर एक भी मौजूद होगा, दो भी मौजूद होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही 31 तक संख्याएं मौजूद होंगी, वो भी मल्टीप्लाई में। अगर दोस्तों 31 तक संख्याएं मौजूद है, तो अगर दोस्तों जड़ के अंदर मल्टीप्लाई में 31 तक संख्याएं लिखी गई हैं, तो वो जो जड़ है हमारा, वो शुरुआती 31 संख्याओं में से किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है। शुरुआती 31 संख्याओं में से किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है। हाँ अगर दोस्तों जड़ जो है शुरुआती 31 संख्याओं का गुणनफल है, तो उसके अंदर शुरुआती 31 संख्याएं लिखी गई होंगी मल्टीप्लाई में। अगर शुरुआती 31 संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होंगी, तो जेड जो है 31 संख्याओं में से, शुरुआती 31 संख्याओं में से किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है? को ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
दोस्तों हमसे कहा था एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, डॉट 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 एक्स प्लस 30 में से कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। हाँ प्रभु, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस वन जो है, एक्स प्लस वन की वैल्यू जेड प्लस टू आई है। हाँ प्रभु, दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि जेड प्लस टू जो है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जेड प्लस टू अच्छी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो जेड तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि जेड के अंदर 2 है और ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर जेड प्लस टू पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो एक्स प्लस वन तो पूरी तरीके से ये 2 से डिवाइड हो गया। हाँ प्रभु, एक्स प्लस वन 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर एक्स प्लस वन 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स प्लस वन किसी भी कीमत पे अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अभाज्य संख्या है दूसरे की सहायता से डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार एक्स प्लस टू, दोस्तों एक्स प्लस टू की वैल्यू आई है जेड प्लस थ्री। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जेड प्लस थ्री जो है 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया जेड के अंदर 3 मौजूद है। अब जेड के अंदर 3 मौजूद है तो जेड तो पहले से खत्म हो गया, हाँ, और 3 से 3 खत्म, तो इस प्रकार जेड प्लस थ्री पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर जेड प्लस थ्री पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस टू जो है वो जेड एक्स प्लस टू जो है वास्तव में 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, अगर दोस्तों एक्स प्लस टू जो है, अगर दोस्तों एक्स प्लस टू जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं भैया एक्स प्लस टू भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार आइए एक्स प्लस थ्री पे, दोस्तों एक्स प्लस थ्री की वैल्यू आई है जेड प्लस फोर। दोस्तों जेड प्लस फोर जो होता है वो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि जेड जो है 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार जेड प्लस फोर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस थ्री जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अगर जेड प्लस फोर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस थ्री जो है 4 से डिवाइड होगा। अगर एक्स प्लस थ्री जो है 4 से डिवाइड हो रहा है तो किसी कीमत पर एक्स प्लस थ्री जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार आने वाली जो अगली अदर संख्याएं हैं वो भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार आखिरी संख्या को हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों आखिरी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, एक्स प्लस 30 की जेड प्लस की वैल्यू जेड प्लस 31 आई थी। दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते हैं कि ये जो संख्या हमारी है 31 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, क्योंकि जेड के अंदर 31 मौजूद है। जब 31 मौजूद है तो अगर मैं 31 से इसे डिवाइड करता हूँ तो जेड तो कैंसिल हो गया, हाँ 31 से 31 कैंसिल। इस प्रकार देखा जाए तो जेड प्लस 31 पूरी तरीके से 31 से डिवाइड हो रहा है। अगर 31 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस 30 जो होगा 31 से डिवाइड होगा। अगर एक्स प्लस 30 जो है 31 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स प्लस 30 किसी कीमत पर अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। हाँ प्रभु, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारी संख्याएं थी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, डॉट 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 एक्स प्लस 30 तक जो संख्याएं थी, इनमें से कोई सी भी हमारी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इनमें से कोई सी भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। हाँ प्रभु, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर यदि x की वैल्यू z प्लस वन है, अगर यदि x की वैल्यू z प्लस वन है तो ऐसी स्थिति में इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 4 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या x इस प्रकार है। कह रहा है एक 4 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक 4 अंकों की संख्या है, दोस्तों एक 4 अंकों की संख्या x है जिसके इकाई का अंक जो है एक अभाज्य संख्या है। इकाई का जो अंक है, आखिरी जो डिजिट है हमारा, वो एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों डिजिट जो होती हैं वो कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं। हाँ, लेकिन जो आखिरी डिजिट है, आखिरी दोस्तों कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं। दोस्तों जो हमारा आखिरी डिजिट है वो एक अभाज्य संख्या है, मतलब 2 हो सकता है आखिरी डिजिट, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। हाँ प्रभु, हाँ 7 हो सकता है और कोई हो सकता है, कहोगे नहीं आखिरी डिजिट तो यही हो सकता है। हाँ प्रभु, कह रहा है तथा इनके अंकों का गुणनफल, कह रहा है कि जब इनके अंकों का गुणनफल किया जाता है तो उस स्थिति में भी हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। हाँ कह रहा है इनके अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या, मतलब अगर हम अंकों का मल्टीप्लाई करते हैं, इनके डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें एक अभाज्य संख्या मिलती है। कह रहा है तो ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक संभव है। दोस्तों एक 4 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 4 अंकों की जो संख्या है ए बी सी डी है। दोस्तों मान लीजिए कह रहा है एक 4 अंकों की संख्या है हमारी x है, मान लीजिए 4 अंकों की जो संख्या हमारी x है वो ए बी सी डी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
कह रहा है कि x के इकाई का जो संख्या हमारी x है, जो संख्या हमारी x है, इसके इकाई का अंक जो है, इकाई का जो हमारी इकाई का अंक है वो एक अभाज्य संख्या है। ये जो दोस्तों हमारा d है एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ये जो हमारे आखिरी डिजिट है एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। कह रहा है इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कह रहा है जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनके अंकों का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें अभाज्य संख्या मिलता है। उस स्थिति में भी हमें क्या मिलता है? प्राइम नंबर मिलता है। हाँ, प्राइम नंबर मिलता है। उस स्थिति में भी हमें क्या मिलता है? प्राइम नंबर मिलता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप लोग बताओ, प्राइम नंबर मिलता है। कह रहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके अंकों की तो उस स्थिति में भी हमें प्राइम नंबर मिलता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो हमारा आखिरी डिजिट है वो तो प्राइम नंबर है, हो गया। हाँ दोस्तों, अगर इनमें से ये जो तीनों संख्याएं हैं, जो ये जो तीनों डिजिट है, अगर दोस्तों इन तीनों डिजिट में से कोई सी भी डिजिट एक अभाज्य संख्या, दोस्तों अगर इन तीनों डिजिट में से कोई सी भी डिजिट हमारी एक के अलावा अन्य डिजिट होती है, तो ऐसी स्थिति मल्टीप्लाई करने पर किसी कीमत पे भी प्राइम नंबर प्राप्त नहीं होगा। किसी भी कीमत पे भी प्राइम नंबर प्राप्त नहीं होगा। अगर दोस्तों डी क्या है? एक प्राइम नंबर है। डी की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। हाँ, ये बात समझ में आया? कब? हाँ दोस्तों, अगर डी एक प्राइम नंबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राइम नंबर हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब इन तीनों में से प्रत्येक की वैल्यू 1 हो। दोस्तों अगर डी एक प्राइम नंबर है और इन तीनों में से किसी की वैल्यू 1 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में किसी कीमत पे भी प्राइम नंबर प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों अगर इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू 1 से अधिक होगी तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राइम नंबर किसी कीमत पर नहीं प्राप्त होगा। हाँ, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि ये ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू भी 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की जो हमारा दूसरा डिजिट बी है वो भी 1 है, इसी प्रकार जो तीसरा डिजिट है हमारा वो भी 1 है। हाँ, वो भी 1 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। हमसे कह रहा था कि ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक संभव है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, एक डी की वैल्यू तो 2 भी हो सकती है, कहोगे हाँ, डी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, कहोगे हाँ। अगर डी की वैल्यू 2 हो सकती है, अगर दोस्तों डी की वैल्यू 2 होगी तो हमारी संख्या जो होगी, हमारी जो संख्या बनकर तैयार होगी वो तो हमारी संख्या 1 1 1 1 2 होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारी डी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, कहोगे हाँ, 3 भी हो सकती है। अगर 3 होगी तो हमारी संख्या जो होगी 1 1 3 होगी। हाँ, हमारी दोस्तों डिजिट, हमारे आखिरी डिजिट, हमारी जो अभाज्य संख्या डी है वो 5 भी हो सकता है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी संख्या अगर हमारा आखिरी डिजिट जो हमारी जो आखिरी भाज्य संख्या है, अगर जो हमारी आखिरी डिजिट अगर हमारी आखिरी डिजिट 5 होगी तो हमारी संख्या जो होगी 1 1 5 होगी। हाँ, दोस्तों हमारा आखिरी डिजिट तो 7 भी हो सकता है, कहोगे हाँ। अगर 7 होगा तो ऐसी स्थिति में हमारी अभाज्य संख्या जो होगी वास्तव में 1 1 7 होगा। हाँ, इसके अलावा दोस्तों डी की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 अभाज्य संख्याएं संभव है। पहली अभाज्य संख्या 1 1 2, हाँ 1112, दूसरी अभाज्य संख्या 1113, तीसरी अभाज्य संख्या 1115, चौथी अभाज्य संख्या हमारी हो सकती है नहीं, पहली हमारी संख्या हो सकती है 1112, दूसरी हो सकती है 1113, तीसरी हमारी संख्या हो सकती है 1115, चौथी हमारी संख्या जो हो सकती है 1117 हो सकती है। हाँ, 1117 हो सकती है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो हाँ ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसे छोड़िए, ठीक है। इसे देखिए, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29, तो n के संभावित मान क्या है? कह रहा है n के संभावित मान क्या है? कह रहा है n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर 31, n स्क्वायर 29, तो n के संभावित मान क्या है? कह रहा है कि जहां n एक पूर्णांक है और तीनों अभाज्य संख्या है। कह रहा है ये जो तीनों है ये अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक संख्या हमारी n स्क्वायर माइनस 33 है, एक संख्या हमारी n स्क्वायर 33 है। दूसरी जो हमारी संख्या है n स्क्वायर माइनस 29 है, ठीक है। तीसरी जो 31 है, ठीक है। और तीसरी जो हमारी संख्या है वो n स्क्वायर 29 है, ठीक है।
दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं लिखी हुई है ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोग कह रहा है कि बताइए n के संभावित मान क्या होंगे, n के संभावित मान क्या होंगे। आप लोग ठीक है, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली अभाज्य संख्या हमारी है n स्क्वायर माइनस 33 और जो दूसरी अभाज्य संख्या हमारी n स्क्वायर माइनस 31 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, क्योंकि देखिए इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जब देखा जाए तो 2 है। हाँ क्यों, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसी प्रकार दूसरी अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं को हाँ, तीसरी अभाज्य संख्या देख रहे हैं को हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, क्योंकि देखिए इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो तीनों अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं इनके बीच का अंतर 2 है। हाँ यहाँ इनके बीच का अंतर 2 है दोस्तों। और आपको चित्र किस पता है कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा जोड़ा होता है जिनके बीच का अंतर 2 और 2 होता है, और वो अभाज्य संख्या का जोड़ा कुछ और नहीं, वो अभाज्य संख्या का जोड़ा कुछ और नहीं 3, 5 और 7 होता है। 3 और 5, 3, 5, 7 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर माइनस 33 की वैल्यू जो है 3 है, और n स्क्वायर माइनस 31 की वैल्यू जो है 5 है, और n स्क्वायर माइनस 29 की वैल्यू 7 है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों n स्क्वायर माइनस 33 की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी, कभी देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए 33 को उधर फेंकेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6। क्या निकल कर आया, 6 आया। इस प्रकार n की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कभी हमसे कह रहा था n का संभावित मान क्या है। तो इस प्रकार n की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो हम कह सकते हैं n का संभावित मान जो होगा वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक मिनट रुकिए। ये कर दिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि a और b दो प्राइम नंबर है, कह रहा है यदि a और b दो प्राइम नंबर है और जो a b है वो 2 से बड़ी है, जो दोनों प्राइम नंबर है वो दोनों कह रहा है 2 से बड़ी है। कह रहा है a और b दो प्राइम नंबर है, कह रहा है ये जो दोनों प्राइम नंबर है ये दोनों 2 से बड़े हैं। कह रहा है तब बताइए a और b की वैल्यू, कह रहा है a और b के कितने मान संभव होंगे। तब कह रहा है कि बताइए a और b के कितने मान संभव होंगे जिससे a दोनों का जोड़ करने पर, दोनों अभाज्य संख्याओं का जोड़ करने पर 31 आए। हाँ यहाँ जिससे दोनों को जोड़ करने पर, जिससे दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ करने पर 31 है। यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों कह रहा है कि दो प्राइम नंबर है, एक ए है और एक बी है। हाँ कह रहा है कि ये जो दोनों अभाज्य प्राइम नंबर है ये दोनों 2 से बड़े हैं। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 से बड़े जो प्राइम नंबर होते हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ओड नंबर होते हैं, ओड संख्याएं होती है। हाँ अगर दोस्तों ए और बी दोनों प्राइम नंबर है और दोनों ही 2 से बड़े हैं तो ऐसी स्थिति में पहला जो प्राइम नंबर हमारा है ये भी ओड होगा और दूसरा जो प्राइम नंबर है ये भी ओड होगा। हम लोग हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। कह रहा है कि बताइए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं हाँ दोस्तों यहाँ पर पहला प्राइम नंबर हमारा जो है वो भी ओड है, दूसरा प्राइम नंबर वो भी ओड है। अगर दोस्तों मैं दोनों का जोड़ निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं दोनों प्राइम नंबर को जोड़ता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए ओड ओड को जोड़ने पर इवन आता है। तो इस प्रकार दोनों प्राइम नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो इवन प्राप्त होगा। हाँ इवन प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। हाँ इवन ही तो प्राप्त होगा। हाँ लेकिन दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए ए और बी की, कह रहा है कि ए और बी की दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोनों को जोड़ करने पर हमें एक इवन नंबर प्राप्त होगा। हाँ ए और बी की मैं चाहे जो वैल्यू रखता हूँ, 2 के अलावा चाहे जो अभाज्य संख्या रखता हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि बताइए ए और बी की, ए की वैल्यू, ए और बी के कितने मान संभव है कि जब मैं उन दोनों कह रहा है कि बताइए ए और बी के कितने वैल्यू संभव है कि जब मैं उन्हें जोड़ करूं तो 31 आए, मतलब एक और संख्या आए। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए और बी के चाहे जो मैं वैल्यू रखूं, चाहे जो अभाज्य संख्या रखूं, 2 को छोड़कर तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा।
लेकिन कह रहा है कि ए और बी की ऐसी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जब मैं उन्हें जोड़ूं तो 31 प्राप्त हो। तो क्या 31 क्या ओड संख्या प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं। कभी भी ए और बी की चाहे जो वैल्यू अगर हम रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो हमें किसी कीमत पर भी 31 प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, मतलब ये भी ए और बी की ऐसी कोई सी भी वैल्यू, ए और बी की ऐसी कोई सी भी वैल्यू संभव नहीं है कि जिनको जोड़ने पर दोनों का जोड़ एक ओड संख्या आए, मतलब 31 आए। हाँ, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया ए और बी के ऐसे कोई मान संभव नहीं है जिनका जोड़ करने पर एक 31 आए, मतलब ओड संख्या आए। ये सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये भी करवा दिया, ये बच्चा है, ये भी करवा दिया। ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा गलती हुई है इसमें लिखने में। लिखा है एस 2 तथा 2 से बड़ी तथा 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं का गुणनफल है, ये रहना चाहिए था। ठीक है, लिखा इसमें दोस्तों होना चाहिए कि एस जो है 2 तथा 2 से बड़ी, दो दो एस जो है 2 तथा 2 से बड़ी, 2 से बड़ी तथा 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ये चीज यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसे आप सुधार कर लीजिए। कह रहा है एस जो है 2 तथा 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, कह रहा है एस जो है 2 तथा 2 से तथा 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। कह रहा है यदि सभी संख्याओं को, कह रहा है यदि सभी संख्याओं को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम सभी संख्याओं को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं प्राप्त होगी जिनको गुणा करने पर अंत में 0 प्राप्त हो। कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी जिनको गुणा करने पर अंत में अंतिम अंक 0 आए। हाँ प्रभु, हाँ, अंतिम अंक 0 आए। दोस्तों एस जो है दो दो दोस्तों एस जो है 2 और 2 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब एस जो है 2, 3, 5, 7, हाँ प्रभु, हाँ, 7, 1 मिनट हो जाएगी। दो तीन पाँच सात 11 डॉट 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 आखिरी अभाज्य संख्या 97 होती है। आखिरी अभाज्य संख्या 97 होती है। मतलब इस प्रकार देखा जाए तो एस जो है 2357 इंटू 11 इंटू डॉट 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 97 इंटू 97 इन सभी संख्याओं का गुणनफल है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो एस 2357 डॉट 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 इंटू 97 इसका मल्टीप्लीकेशन है। हाँ प्रभु, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि ये जो एस है, कह रहा है ये जो सभी संख्याओं का गुणनफल है, कह रहा है ये जो सभी संख्याओं का गुणनफल है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कह रहा है ये जो सभी संख्याओं का गुणनफल है, कह रहा है ये जो सभी संख्याओं का गुणनफल है, कह रहा है ये जो सभी संख्याओं का गुणनफल है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? कह रहा है कि अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन सभी संख्याओं में, कह रहा है इन सभी संख्याओं में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन सभी संख्याओं में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके अंत में 0 आएगा? आपको देखो दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 0 जो होता है, 0 का निर्माण जो होता है, जब हम 2 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब एक 0 का निर्माण होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम 2 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक 0 का निर्माण करते हैं, एक 0 का निर्माण होता है। आप देखो, ठीक है दोस्तों, ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, दोस्तों ये जो अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसमें केवल एक ही 2 है, एक ही 2 है। हाँ देखो, तब दोस्तों अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोस्तों एक 2 और एक 5, दोस्तों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 2 और एक 5 मिलकर, एक 2 और एक 5 मिलकर एक 0 का निर्माण करेंगे। हाँ प्रभु, हाँ, एक 0 का निर्माण करेंगे। अगर दोस्तों मैं 2 की, दोस्तों यहाँ पर चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, बात एक ही है। जब मैं दोस्तों 2 की, जब दोस्तों मैं एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, जब दोस्तों एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस स्थिति में वैसी स्थिति में एक 0 का निर्माण होगा। क्या मिलेगा? एक 0 का निर्माण करेगा। हाँ देखो, तो एक ही संख्या में दोस्तों, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही ऐसी संख्या होगी, एक ही ऐसी
एक ही ऐसी संख्या होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और वो कौन सी संख्या होगी, कहोगे टू होगी, हाँ कहोगे हाँ। और वो कौन सी संख्या होगी, कहोगे टू होगी, हाँ कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक ही ऐसी संख्या होगी, एक ही ऐसी संख्या होगी, एक ही ऐसी संख्या होगी जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में जीरो प्राप्त होगा। हाँ कह रहा था कि ऐसी कितनी संख्याएं प्राप्त होगी जिनको गुणा करने पर अंतिम अंक जीरो होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही ऐसी संख्या होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में जीरो प्राप्त होगा। और वो कौन सी संख्या होगी, कहोगे वो संख्या हमारी दो होगी, वो संख्या हमारी दो होगी। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम अगली क्लास में डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, क्या डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नई वीडियो में। नमस्कार।